हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। भारतीय आधुनिक इतिहास के क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। देखिए, 1905 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता, क्योंकि कांग्रेस में फूट होने का अंदेशा पड़ गया था लोगों को, नरम दल के लोगों को, इसीलिए 1906 में दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुलाकर उनसे अध्यक्षता करवाई गई। ठीक है। और जब 1907 में अध्यक्षता की बारी आई तो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। कुछ लोग थे जो लोग नरम दल और गरम दल में, दो दल में बट गए। ठीक है। नरम दल में मुख्यतः गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेता थे, और वहीं गरम दल में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, ऐसे नेता थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट 1907 में कांग्रेस में सूरत के अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, तो उसके संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। अगला है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। तो कहाँ हुई थी? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगेन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1906। आप साथ ही साथ अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाएं, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। अगला है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो देखिए, मुस्लिम लीग के गठन के बाद जो मिंटो से शिमला में मुसलमान मिलने आए थे, मुसलमानों का शिष्टमंडल मिलने आया था, उनका यही कहना था कि मुसलमानों के लिए उन्हें पृथक निर्वाचन वर्ग चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय मिंटो से शिमला मिलने गया था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग का जवाब देने में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा, उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ने तो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, लेकिन पहली अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? आगा खां ने की थी। ठीक है। अगला है, 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था 1907 में? कराची में अधिवेशन हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। अगला है, और 1908 में कहाँ होता? अमृतसर में। ठीक है। अगला है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? हर्बर्ट रिजले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, एच एन ब्रेल्सफोर्ड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही साथ मैं बता देती हूँ। मुस्लिम लीग के बारे में ऐसा लिखा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। द इंडियन मुसलमान के नाम से इन्होंने क्या किया था? बुक लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पास किया गया था? तो वर्ष था 1909। ठीक है, वर्ष 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि तब भारत के जो वायसराय थे वो मिंटो थे, और जो सचिव थे, ब्रिटिश सचिव, भारतीय सचिव जो लंदन में थे, वो मार्ले थे। ठीक है, जॉन मार्ले।
अगला है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीज बोया गया था। ठीक है, सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था इसमें। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। क्यों कही गई थी? क्योंकि 1907 में जब मिंटो से मिलने के लिए कांग्रेस का शिष्टमंडल गया था, तो उन्हें मिंटो ने आश्वासन दिया हुआ था। अगला है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी भारत की राजधानी? ये थी कलकत्ता में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन 1905 के विभाजन को रद्द किया गया और 1911 में रद्द किया गया, तभी दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हार्डिंग बम कांड भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी? 1911 में। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? जैसे ही बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, बिहार, उड़ीसा ये सब अलग हो गए। ठीक है, तो 1912 में ही मिला था ये। अगला है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई 1912 में, तो जब हार्डिंग का प्रवेश हो रहा था वहां पे, तो क्या किया गया था? बम फेंका गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? इसमें इनके जो बीवी थी उनका देहांत हो गया था। अगला है, दिसंबर 1916 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ आयोजित हुआ था अधिवेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लखनऊ में अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए गए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने पढ़ा AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन है? एनी बेसेंट, MA जिन्ना, मैडम कामा, फिरोजा मेहता। तो देखिए, अतिवादी और उदारवादी यानी नरम दल, मतलब गरम दल और नरम दल। ठीक है, 1916 में भी इनका अ, मतलब पुनर्मिलन हुआ था और ये करवाया था किसने? एनी बेसेंट ने। तो इन्हें क्या किया गया था? इनके मिलन के मतलब नरम दल और गरम दल के मिलन की शिल्पी कहा गया था इन्हें। अगला है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया गया था? BG तिलक ने। ठीक है, अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? 1916 से 1922 तक। देखिए, 1907 में 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे और सो एक रहे थे 1916 से 1922 तक। इसके बाद फिर से अलग हो गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। तो देखिए, असत्य तो पहला ही है यहाँ पे क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मिलन स्थापित हुआ। पुनर्मिलन है वो। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। बाकी सब सही है, ए ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है, 1915 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। ठीक है,
किसके किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के, तिलक और अरविंद घोष के, तिलक और लाला लाजपत राय के, या फिर तिलक और विपिन चंद्र पाल के? तो आंसर क्या हो जाएगा? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है किससे? होम रूल को गृह शासन आंदोलन भी कहा गया है, ठीक है। होम रूल का ही हिंदी वर्जन है, हिंदी अर्थ है गृह शासन आंदोलन, ठीक है। तो एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध तो गृह शासन आंदोलन से ही। अगला है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? देखिए, किसका नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर या फिर टी एस एलकॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा टी एस एलकॉट का। ये टी एस एलकॉट होम रूल से नहीं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। और 1916 में एनी बेसेंट ने, सितंबर मतलब अप्रैल 1916 में तिलक ने, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल का आरंभ किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या पीजी तिलक? तो सी आर दास नहीं जुड़े थे, ठीक है। सी आर दास नहीं जुड़े थे। ये वही सी आर दास हैं जो 1923 में जाके स्वराज्य पार्टी का गठन करेंगे। अगला है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किसमें कर सके हैं होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का? तो ये किया था इन्होंने कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, क्योंकि मेन जो पैक्ट हुआ था, मिलन हुआ था, वो इन्होंने ही करवाया था, ठीक। अगला है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया था। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया और इसने अतिवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया है। देखिए, होम रूल आंदोलन ये मेन आयरलैंड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो एनी बेसेंट इंडिया लेके आई थी। तो इसने क्या किया था? मेन होम रूल लीग ने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला है करमचंद गांधी दीवान थे, किनकी नाम हो रही है ये? महात्मा गांधी जी के पिताजी की, ठीक है। तो पोरबंदर में, राजकोट के, बीकानेर के? तो ये तीनों जगह के ही दीवान रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी राज्यों के। अगला है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पे उन्हें कुली बैरिस्टर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो निम्न वर्ग के थे उनके लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और वहीं 1904 में इन्होंने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? अभी हमने पढ़ा, सूरतगढ़, एक्सेस, डरबन या फिर कंपाला? तो आंसर लेना है इसमें डरबन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन सिटी में। अगला, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण में का एकमात्र रास्ता, या आत्मविलीनीकरण? तो देखिए, सत्य प्राप्ति का एक एक मात्र रास्ता अहिंसा को उन्होंने बताया है, सत्य और अहिंसा, ठीक है। अगला है गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी? देखिए, गांधी जी को कुछ लोग व्यक्तिवादी मानते थे, मतलब कुछ समाजवादी व्यक्तिवादी मानते थे, और कुछ मार्क्सिस्ट अप्रोच का मानते थे, ठीक है। तो इनका इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है गांधी की सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? आंसर हो जाएगा हड़ताल को, ठीक है। अगला है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र हिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव का नहीं रखना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है।
गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अगला है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप क्या बताया है इन्होंने? हिंसा का क्रूरतम रूप बताया है गरीबी की स्थायित्व को। देखिए गरीबी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो एकदम स्थायी बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये है हिंसा। ठीक है, इसलिए पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, गांधी जी ने कहा था। अगला है गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण को ही परिवार नियोजन का सबसे उत्तम तरीका बताया है। ठीक है, अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, तो गांधी जी टोटल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसके बीच बीच में भी वो भारत आए थे मतलब 1901 में। 1915 में वो हमेशा के लिए भारत आए, लेकिन 1901-2 इस बीच में भी गांधी जी आए थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे जनवरी 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जोहान्सबर्ग, पिट्सबर्ग, पीटर मॉरिट्सबर्ग या फिर डरबन या फिर प्रिटोरिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मॉरिट्सबर्ग। ठीक है, ये वो रेलवे स्टेशन था जहाँ पे टिकट न होने के कारण गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को एक नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्हें प्रतिरोध किया। मतलब हाँ, टीटी से लड़ाई लड़ाई हुई थी इनकी किसी बात पे, नस्लीय विरोध। लेकिन ये हर बुक में अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। फेंका गया था वर्ड गलत है, ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ठीक है, अगला है मोहनदास करमचंद गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। 1901 में गांधी जी इंडिया आए हुए थे, मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो कलकत्ता का अधिवेशन भी 1901 में हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। अगला है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, पुणे में? तो देखिए दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जब वो गए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका डरबन, तो वहीं पे उन्होंने सेवा भावना की मतलब सेवा भावना को अपना लिया गया था। ठीक है, सेवा धर्म को। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मैंने आप अगर आपने इससे पहले की जितनी हिस्ट्री के एमसीक्यूज नहीं हुए इन एमसीक्यूज के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें और विद्यालय इसको साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। मैंने इससे पहले ही वीडियो में बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही कहा था कि आप आए हैं 1 साल, मतलब अपनी मतलब आँख कान खोल के सब सुनिए, देखिए, समझिए। ठीक है, गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के भवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अगला है गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सत्ता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था सत्याग्रह शब्द को। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, और सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था
कि सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना और उसे अपने अनुकूल बनाना। अगला है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के काल में, ठीक है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था इसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो देखिए रॉलेट एक्ट बिना बिना अपील बिना दलील का कानून माना जाता था, ठीक है, बिना वकील बिना दलील का कानून और बिना अपील का कानून। तो इसका मेन कारण तो यही हो सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मैडम एचपी ब्लावेत्स्की, ठीक है। और कर्नल अलकाट भी इसी से जुड़े हुए थे। अगला है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, 1909 के पार्लियामेंट सुधार में। अगला है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, उपयुक्त सभी से। तो देखिए सभी से ही प्रभावित रही, रस्किन बॉन्ड से, थोरो से या फिर टॉल्स्टॉय से, तीनों से ही इनकी मतलब विचारधाराएं प्रभावित रही। अगला है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के जस्ट बाद यानी 1906 में। तो इस टाइम तो गांधी जी भारत में थे नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन से ही वो रिलेट नहीं करते थे। अगला और लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपके एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दिलाएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे। आप विद्यालय से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।